तेरी मेरी संगत इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पहली ही मुलाकात में हमारा मन मोह लेते हैं। ऐसी ही उम्दा शख्सियत की धनी है आज की हमारी मेहमान डॉक्टर हर्षिता जी जैन। नमस्कार हर्षिता जी। नमस्कार। और आपके लिए सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वो चांद है तो अक्स उभर कर सामने आएगा ही, वो चांद है तो अक्स उभर कर सामने आएगा ही। गजब का किरदार है जब स्वयं रोशनाई में आएगा, गजब का किरदार है जब स्वयं रोशनाई में आएगा। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को। हम शुरुआत पहले आपके बचपन से करना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा था, आप में अपने माता पिता किसके कौन से गुण आपके भीतर आए हैं, कहाँ से कैसे आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई है, कुछ अपने बचपन के बारे में हमें साझा कीजिए। वाह पूनम जी, आप तो बचपन में ले गए हैं जी। बचपन की बात कहूँ तो सच में मेरा बचपन बहुत साधारण था, लेकिन संस्कारों से बहुत मूल्यवान था। क्या बात है। मम्मी पापा दोनों, पापा प्रोफेसर थे और मम्मी टीचर, तो एजुकेशन का तो माहौल था ही। पैसे की तंगी नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी इतना खुला हाथ नहीं था। मध्यम वर्ग के परिवारों में जैसा अक्सर होता है। और हम 3 बहनें थी। अच्छा। 3 बहनें हैं हम, और वो होता है ना जैसे एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम कि मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अच्छा। तो हर चीज में आगे रहना, परफेक्ट रहना, बहनों के लिए रोल मॉडल बनना, तो ये चीज, वो सिंड्रोम शायद मेरे अंदर भी है। जी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और मुझे याद है कि हम लोग बहुत ही कम खर्च में, मतलब कपड़े भी बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन बचपन बहुत मजे में जिया है। बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, रात को लाइट चली जाया करती, तो मुझे याद है कि हम लोग गली में इकट्ठे होते थे, खेलते थे। तो इस तरह से अपना बचपन बीता है। हंसी मजाक, कुछ सीरियसनेस भी थी। 3 बहनें थी, तो आसपास के लोगों का कहना कि हाँ भाई बेटियां हैं। हाँ, ये प्रेशर मैंने अपने पापा के चेहरे पर देखा है। लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ाई को डिवैल्यूएट नहीं किया। हमेशा तीनों बहनों को कि भाई तीनों लड़कियां मेरी अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। ये पापा का सपना था, और जो कि उन्होंने पूरा किया। उन्होंने पढ़ाई को कभी भी सेकेंडरी नहीं रखा, हमेशा प्रायोरिटी दी। मतलब शिक्षा आपके जीवन में वहीं से वो बीज वपन हुआ शिक्षा का, और वो बीज को आज आप वटवृक्ष की तरह विस्तार देते हुए महावीर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी पद तक आप पहुंची हैं। तो निश्चित रूप से पापा का ये गुण, जो शिक्षा को महत्व देने वाली जो बात थी, वो आपके भीतर आई। आपकी मम्मी के बारे में कुछ बताइए, उनसे कौन से गुण आपको मिले हैं, ऐसा आपको लगता है? जी, मम्मी जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी टीचर हैं, और मैंने जैसे उनको देखा, सुबह सुबह जल्दी निकलते थे स्कूल के लिए, और सारा काम फटाफट काम करके कंप्लीट, और स्कूल के लिए रवाना हो जाते थे। तो मतलब वो मल्टीटास्किंग की जो सुपर पावर है ना, वो जो आई है, वो मम्मी से आई है। बिल्कुल। और पापा ने हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सिखाया है कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाती हूँ। बड़ा सोचो, एक हम सोचते हैं, तो बचपन में आपके सपने कैसे थे? बचपन के कुछ सपने आपने पूरे किए होंगे, कुछ हो सकता है वही बचपन में छूट गए होंगे। तो अब अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए कि कैसे सपने तब आप देखा करती थी, और वो सपने कितने प्रतिशत आपको लगता है कि पूरे हो गए, कुछ बाकी है, और कुछ लगते हैं कि बचकाने थे जो शायद रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। सपने भी होते हैं ना, उसके स्टेज होती है। जब आप बचपन में होते तो सपने अलग होते हैं, बड़े होते तो अलग होते हैं। तो जब मैं बचपन में थी तो मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था। जैसे बच्चे इकट्ठे होते थे तो मैं उनको उपदेश देना चालू कर देती थी। टीचर बन जाती थी। टीचर बनने का मतलब मुझे ये दिली ख्वाहिश कि मुझे टीचर बनना है। मतलब रोल मॉडल आपकी तब मम्मी रहा करती होंगी, है ना? तो टीचर बनना है, वो एक सपना था कि, और वो पूरा भी हुआ। पीएचडी किया, और अच्छी तरह से मैं ट्यूशन क्लासेस भी बहुत लिया करती थी। अच्छा। अपने मतलब अपने यहाँ अपने क्षेत्र में मैं काफी पॉपुलर टीचर थी। अच्छा। मतलब मैंने पढ़ते पढ़ते बीएससी में जब कर रही थी, तो पूरा मेरा रूम भरा हुआ होता था। तो बच्चे दीदी दीदी कर करके बुलाते थे, और बहुत अच्छा लगता था। वही चीज आज
वही पनप रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर बनने का सपना था, और अब जैसे जैसे बड़ी हुई तो सपने ने थोड़ा बड़ा रूप लेना शुरू किया। बिल्कुल मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं कुछ ऐसा, मतलब ऐसा करूं कि जो मेरे जैसे छोटे शहर से जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो मुझे देख कर के कहे कि जब ये कर सकते तो हम भी कर हम सकते क्यों नहीं हैं। कर सकते। तो ये चीज इच्छा है। और अभी जो आगे के सपने के बारे में बात करूं, तो जैसे कि मैं स्मार्ट गर्ल मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। हाँ बिल्कुल, आप स्मार्ट गर्ल ट्रेनर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरे गुजरात को संभाल रखा है। ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, तो वो मोमेंट मैं जानना चाहती थी, पर ये मोमेंट जरा सा पहले आ गया। हम इसकी तरफ भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप बताइए कि ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि आपको लड़कियों को एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग देनी है, जो कि उनके आगे की लाइफ के लिए, उनके संस्कारों के लिए या भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है। ये विचार या ये चीज़ कहाँ से आई, और आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियां उस ट्रेनिंग से फायदा ले पा रही है? देखिए, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन मेरा रहा है, और यहाँ भगवान महावीर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हूँ। मतलब आप समझिए कि पिछले 20-25 साल से मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। एकेडमिकली हम बहुत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना कहीं मन में एक खालीपन था कि नहीं, अभी कुछ करना है और कुछ करना है। तो जब मैं इस स्मार्ट गर्ल मूवमेंट से जुड़ी, इस प्रोग्राम से जुड़ी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी लाइफ का मकसद मिल गया। और बेटियों को जब हम एम्पावर करते, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जो उनमें आप उनका चेहरा देखते हैं, जो उनकी स्माइल देखते हैं उस समय, उससे ऐसा इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यस, ये मेरी हंगर थी। बिल्कुल। तो जो हंगर, हमारी प्यास जो होती है, वो शायद कुएं तक ले जाती है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं मान रही हूँ। और जब आप ट्रेनिंग करती हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट आए होंगे लाइफ में, या जब ट्रेनिंग करते हुए, कि लड़कियों ने अपने मन की बात, अपने दिल के दर्द आपको बयां किए होंगे, जो शायद वो अपने घर पे भी ना कर सके। बिल्कुल। ऐसी चीजें उन्होंने आपके साथ शेयर की होगी। तब आपको क्या लगता है कि आपके साथ उन्होंने शेयर किया, क्या आप उनका सॉल्यूशन पूरी तरह से उनको दे पाती हैं, नहीं दे पाती हैं, या कहीं मन में कसक रह जाती है, या कुछ थोड़ा और करना था जो शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, तो कसक भी रह जाती होगी कहीं ना कहीं, तो उसे आप भविष्य में कैसे पूरा करेंगे? देखिए पूनम जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जी। जब स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय पेरेंटिंग सेशन के बाद एक मम्मी मेरे पास आती है अपनी बिटिया को लेकर के। जी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मतलब इतनी फूट करके रोने लगी, कहने लगी कि मैम, मेरी बिटिया का और इसके पापा का पिछले 6 महीने से बोलचाल बंद है। अच्छा। कि कुछ बात हो गई थी, ना बेटी पापा से बोलती और ना पापा बेटी से बोलते हैं, और मैं इन दोनों के बीच पिस रही हूँ। और आज जब मैंने पेरेंटिंग सेशन आपका अटेंड किया, तो मुझे लगा कि मेरा सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। तो मैंने मम्मी से बात करी, अलग से बात करी, फिर बिटिया से भी बात करी अलग से, और उसके बाद आपको विश्वास नहीं आएगा कंक्लूजन क्या निकला। बिटिया ने कहा कि मैम, आज मैं पापा जब घर पर आएंगे तो पापा से गले मिलकर के पापा से सॉरी बोलूंगी। तो जब हम इतना, मतलब ऐसा लगता है कि हमने वाकई में कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ अच्छा लगता है कि हाँ, हम किसी के घर के स्माइल का ही वजह बन पाए। बिल्कुल, स्माइल की वजह जब बनते हैं किसी के भी घर की, किसी के भी चेहरे की, तो वाकई अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, आप चूंकि महावीर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के रूप में काम कर रही हैं, स्मार्ट गर्ल ट्रेनर आपका एक अलग सा फील्ड हो गया जिसे आप लेकर के चल रही हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो जो शिक्षा का फील्ड है जिसके बारे में हम बात करते हैं, एक होती है डिग्री वाली एजुकेशन, एक होती है इमोशनल एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है जो आज की शिक्षा है वो कितना फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही, और नहीं कर पा रही तो क्या ऐसा हम करें, कहाँ से शुरू करें? सब ये कहते हैं अक्सर कि हाँ फुलफिल नहीं कर पा रही है, स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वीकार करने के साथ उसका कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आता। तो सॉल्यूशन का कदम कौन, कैसे और कब उठेगा?
देखिए, एक कदम तो अपने को ही उठाना है, जी। पहल खुद से ही करनी होगी। आज का जो स्टूडेंट है, अगर कंपैरिजन करें ना पहले टाइम से, तो आज का स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है और अवेयर भी है और लॉजिकल थिंकिंग रखता है। बिल्कुल, अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाए। मैं ये मानती हूँ कि उनके पास लॉजिकल थिंकिंग है, तर्क शक्ति है, लेकिन उसके साथ जो इमोशनल जो चीजें हैं वो नहीं जुड़ पाती है उनकी। हाँ। वो इमोशनली किसी से अटैच नहीं, जैसा कि आपने कहा कि इमोशनल हमारा थोड़ा पीछे रह जाती है, हम संवेदनाओं से नहीं जुड़ पाते। और संवेदनाओं से खाली जो व्यक्तित्व है वो शायद किसी काम का नहीं आए होगा। तो वो कब शुरू होगा, मतलब मेरा प्रश्न ये है कि आप शुरू कौन करेगा? बिल्कुल, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, संवेदनाएं कहाँ से लेकर आए, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ लाइफ स्किल्स को ऐड ऑन करना चाहिए। टाइम टू टाइम हम कुछ इस तरह के लेक्चर्स कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग करवाएं। और उसकी शुरुआत हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कर चुकी है। अच्छा। हम टाइम टू टाइम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स को गांव में जाने का मौका मिलता है, जहां वो डायरेक्ट देखते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। और वो जो संवेदनाएं देख करके मिलती है वो किसी किताबों से नहीं मिलती है। तो वो एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं, वाकई में ले रहे हैं। और हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए देखे हैं। अच्छा। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपकी यूनिवर्सिटी में घटित हुआ हो और आपको लगता है कि आपको यहाँ से शेयर करना चाहिए, अगर आप कुछ ऐसा मोमेंट, ऐसी चीज, ऐसा कोई फॉर्मेशन या कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ इस पटल पे शेयर करना चाहिए? देखिए, होता है कहीं, जैसे किसी बहुत अच्छा स्टूडेंट था और उसके पढ़ाई के बीच में उसके घर में थोड़ी परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई और पापा की डेथ भी हो गई। अच्छा। अब उसके पास दो ऑप्शन थे कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, कुछ काम दूसरा शुरू करा जाए। और इस तरह से हमारे सामने बात आई। तो जब उस बच्चे से मिले तो लगा कि नहीं, इसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और फिर वहाँ हमने हेल्प किया उसको और आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर है। उसने वो जो वहाँ सीखा कि मुझे जब मेरा बुरा वक्त था तो मेरी सहायता की गई, आज वो दूसरों की सहायता कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से हम बच्चों में लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि वो आगे समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, समाज के लिए एक उदाहरण सेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब हम किसी को कुछ देते हैं और जब वो इस लायक बन जाए कि वो किसी को कुछ दे सके, तो फिर शायद वो लौट करके हमारे पास दुगुना तिगुना या 100 गुना हमारे पास लौट करके आता है। तो इस बात को हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम एक बीज डालें तो सही, हम एक कदम उठाएं तो सही, जरा सा प्रयास करें तो सही। और मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूंगी। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड एक समय में मिला, तो निश्चित रूप से आप उस लेवल में रही होंगी। लेकिन होता है अक्सर कि जब हम इस लेवल पे रहते हैं तो हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमें चाहते तो हैं, सामने तो बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ और ही उनके मन में चल रहा होता है। तो कुछ ऐसा आपका कोई वाकया या किसी से ऐसा पाला पड़ा हो और उससे कैसे निपटारा आपने किया होगा? क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, जब हम सीट्स पे होते हैं तो नेचुरल है, ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है एक तरह से। हाँ, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। आज अगर मैं उस वाकये को सोचती तो आज ये वो टाइटल वो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। लेकिन हाँ, उस समय वो टाइटल एक होता है ना, आपको रिकॉग्निशन मिली है, बिल्कुल एक वैलिडेशन मिला है आपके काम को, तो उस समय मेरे लिए काफी मायने वाली बात थी। और सच में ये जो अवार्ड था वो मेरी हथेलियों में नहीं बल्कि मेरे आत्मविश्वास में मिला जी। उसके बाद मेरे व्यवहार में बहुत चेंज आया। मतलब जहाँ एक शाई लड़की थी, शर्माती थी, बातचीत नहीं करती थी, ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अच्छा। तो इस चीज़ से काफ़ी फर्क पड़ा। और हाँ, ये आपने सही कहा, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपसे जलने वाले लोग होते हैं, और वो उस समय नहीं, वो आज भी हैं। आज भी हैं। तो जो होता है प्रशंसा और क्रिटिसिज्म, दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, लेकिन कभी मैंने जलेसी को ना फ्यूल नहीं दिया। जी।
हमेशा एक स्माइल से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा। तो वो भी जरूरी है। मेन चीज ये होती है कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं जी। कैसे डील करते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का। और हमेशा मैं तो यही कहूंगी सबसे कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत जरूरी है। वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप करता है। आपको डील करना आता है कि ऐसे लोगों से भी हमें कैसे डील करना है, शांत कैसे रहना है। चलिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा लाइफ से और इस तरह की चीज़ों को आपने कभी फ्यूल नहीं दिया और आप आगे बढ़ती रही अपने मकसद में। अपना मुकाम कहाँ से मुझे कैसे हासिल करना है, कौन सा रास्ता किस तरह से निकलता है मेरे लिए, वो आपने चुना। ये बहुत बड़ी बात थी। आप अपने टीचर्स को या अपने किसी ऐसे पर्सनालिटी को जिन्होंने आपके मतलब आत्मविश्वास में, आपके मेकिंग में, आप जो बनना चाहती थी, आप जो बनी, उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया हो। आपने शादी के बाद भी पढ़ाई की, मतलब उस समय की बात, आज से 20-30 साल पहले की बात अगर मैं सोचूं तो शादी से पहले, शादी के बाद पढ़ना शायद इतना आसान तो नहीं था। तो ये कौन सा मैजिक था आपके साथ जो आपकी स्माइल से हुआ या फिर कुछ और था? देखिए, जो टीचर्स की आपने बात कही तो मतलब मैं अपने को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अपने सराउंडिंग में लोग बहुत अच्छे मिले। टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और एक होता है ना इंटीमेसी, मतलब आपका एक बॉन्ड बन जाता है टीचर्स के साथ। तो पढ़ाई में मैं हमेशा काफी अच्छी रही और बॉन्डिंग उसी के साथ होती है टीचर्स की जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। और मतलब आप ये सोचिए कि मैं भारी बरसात हो रही हूँ तो भी मैं स्कूल में मुझे जाना है, कॉलेज में मुझे जाना है, 100% अटेंडेंस मेरी हुआ करती थी। इतना पानी भरा होता तो भी मैं अपनी साइकिल लेकर के स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए मेरे को निकलना होता था। और हाँ, टीचर्स कभी कभी मेरे से परेशान भी हो जाते थे क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत पूछती थी। एक टीचर, ये एक्चुअली क्वालिटी है सीता जी। किसी का जिज्ञासु होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक्चुअली। तो एक टीचर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बात मुझे याद है। हम कहा करते थे कि आपका जो कंपटीशन है ना वो किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है। आपका आज बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए, आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। वो बात वाकई में मतलब वो इतनी घर कर गई ना दिल में कि हम किसी और से कंपटीशन क्यों करें। एक और बात वो बोलते थे कि आप इस जिंदगी के 5 साल मेहनत कर लीजिए तो आपके आने वाले 50 साल बहुत उम्दा बीतेंगे। जितना आप उसमें कर सकते हैं, रेलिश कर सकते हो, आप कर सकते हैं, लेकिन ये 5 साल तो आपको खूब मेहनत करनी है। तो ये जो बचपन की सीख है, कितनी सारी डिग्रियां ली, पीएचडी तक पहुंचे, डॉक्टर बने, फिर ट्रस्टी बने और फिर अपनी शिक्षा जगत में अपनी एक नई पहचान बनाई। शिक्षा अपने आप में एक बेसिक है वैसे तो, और वैसे सबसे उम्दा चीज भी है क्योंकि उसके बराबर कोई चीज हो नहीं सकती, ऐसा हम मानते हैं सब कोई। और आप उस जगत से जुड़ी हुई हैं जहाँ से शिक्षा की मतलब पूरी धारा प्रवाह होती है, कई धाराएं निकलती है। तो आप आने वाले समय में शिक्षित जो, क्योंकि बौद्धिक होना अलग बात है, मैं फिर से कहूँगी कि बौद्धिक होना एक बात है और शिक्षित होना दूसरी बात है। तो आपके एनवायरनमेंट को, अभी देखिए लड़का लड़की सब जॉब वाले हैं, हमारा जो शिक्षा जगत है वो भी जॉब क्रिएटेड है, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम इंसान नहीं बना रहे हैं। तो उस इंसान बनाने की जो कला है उसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आप धर्म को भी बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं, आपका लाइफस्टाइल में धर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके भीतर धर्म का, आप बहुत पॉजिटिव हैं उस धर्म के कारण। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसे मानती हैं, धर्म को अलग मानती हैं, शिक्षा को अलग मानती हैं, या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर जीवन और धर्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आप किस तरह से इसको डिफाइन कर पाती हैं, कैसे जीती हैं आप? देखिए, मैं तो अपनी लाइफ में जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना उसको कभी अलग करके देख ही नहीं सकती जी। मतलब हर मोड़ पर मुझे जो मेरा स्पिरिचुअल बिहेवियर है वो मुझे सही राह दिखाता है। अच्छा। कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसमें कोई दो चीजों में धर्म है मतलब जिसको आप फॉलो कर रही हैं, या फिर हर धर्म ऐसा
सिखाता है? देखिए, आप क्या हर मानते हैं? धर्म एक ही बात सिखाता है। मतलब हम ठीक है, हम जैन हैं, हम्म, महावीर को मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ महावीर की माननी है। जी, ये बड़ी बात है। हम कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, महावीर को मानते हैं, मेरा धर्म, मेरा जैन धर्म, यस, लेकिन जितने भी भगवान हैं बातें सबने सेम कही है। Same. हमें महावीर की मानी, उनकी वाणी को सुनना है, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसको लेकर के चलना है। तो फिर आप देखिए, फिर राह इतनी सरल हो जाएगी। आज जो बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी की वजह से आ रही है। हाँ, हम दिखावा कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ। धार्मिक होने का हम दिखावा कर रहे हैं। हमने शायद धर्म को उस तरह से अंगीकार ही नहीं किया बिल्कुल। कि जिस तरह से होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो हम मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा उलझ इन्वॉल्व गए। हो रहे हैं, जबकि सारी खुशियां हमारे खुद के अंदर हैं। अंदर। जो भीतर गया वो भीतर गया। जितना हम अंदर जाएंगे, अपने को टटोलेंगे, सारा पोटेंशियल, सारी पावर, सुपर पावर्स हमारे खुद के अंदर हैं। कहीं बाहर आपको खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो आज जरूरत उसी चीज की है, उस अवेयरनेस की है कि यू हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल। आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन आपको बाहर नहीं घूमना है, आपको खुद के अंदर खुद की खोज करनी है। खुद की आंखें खुद खोलनी है, कोई जगाने कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके आने वाले भविष्य के सपने, क्योंकि हर व्यक्ति देखिए सपने देखता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। छोटे या बड़े सपने किसी भी तरह के हो सकते हैं, और आप जैसी पर्सनली तो डेफिनेटली बड़े सपने देखती होगी, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा सोचती होगी। तो बिल्कुल मैं आज जानना चाहूंगी कि आप आखिर सोचती क्या हैं? देखिए, मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार करूं जहां ये जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज ना भेजें, बल्कि गुड डिसीजन लेना सीखें। जी, और जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो कर सकती है, हर औरत कर सकती है, हर लड़की कर सकती है, उसको उम्र, रिश्तों से या किसी रोल से तुलना ना करी जाए, वो उसकी मोहताज ना हो। और जो आप में है वो सब लोग सोच सके, समझ सके कि कोई भी यहाँ साधारण नहीं है, हर कोई खास है। अपने मतलब वो जिए, लेकिन मकसद के साथ जिए। मकसद के साथ जिए। अर्चिता जी, आपने बार बार बात कही लड़कियों की। अब कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे लड़के हैं वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। तो उनके लिए क्या, आप भविष्य उनके लिए भी देखिए कि वो क्या चाहते हैं, या उनके लिए कुछ होना चाहिए। लड़कियों को हम स्मार्ट कर देंगे, लेकिन जब जैसे ही वो गृहस्थी शुरू करेंगे, एक लड़का और एक लड़की मिलेंगे, तो जब लड़की स्मार्ट होगी, उस लेवल की होगी, तो डेफिनेटली लड़के भी उसी तरह के हमें चाहिए होंगे, और समाज का निर्माण तो दोनों से होगा। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता ये छूट रहा है? हाँ, नहीं, जो बेटियों के लिए बात है वही लड़कों के लिए भी बात जी। है। सेम बात है कि अपने को टटोलना है। और ये तो जो होता है ना कि दो पहिए हैं, जब तक इनका बैलेंस सही नहीं रहेगा तो हम प्रोग्रेस अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते हैं। तो वो तो बहुत ही जरूरी है। और यहाँ कोई डिफ्रेंसिएशन वाली बात ही नहीं है। मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग। मतलब आने वाले भविष्य में लड़कों को भी ट्रेंड करेंगी। हाँ, बिल्कुल। ये वादा मैं आज आपसे लेना चाहती थी कि आने वाले भविष्य में आप लड़कों को ट्रेंड बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, है ना? तो आज इस बात से हमारी हर्षिता जी ने बहुत सारे अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू हमारे साथ शेयर किए, कुछ बताया, कुछ सजाया, कुछ संवारा, कुछ वो बातें शेयर की जो वो करना चाहती थी। स्मार्ट गर्ल ट्रेनिंग की बात उन्होंने की, उन्होंने शिक्षा की बात की, इमोशनल हम स्ट्रॉन्ग रहें इमोशनली, इसकी बात उन्होंने की। और लड़का और लड़की दोनों इस समाज के अंग हैं, उन दोनों को बराबर में मेच्योर करने का वादा मैंने आज उनसे ले लिया है। तो आने वाले भविष्य में वो अपना कुछ और नया क्रिएशन लेकर के आएंगी, डेफिनेटली लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। हम बिल्कुल उनके सुखद सुंदर भविष्य की मंगल कामना करते हैं, और ये चाहते हैं कि उनका आने वाला भविष्य बहुत सुंदर हो, सुखद हो, और ऐसा हो जो समाज में कुछ अच्छा जज्बा प्रेषित कर सके, कुछ लोगों को राह दिखा सके,
और कुछ के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। आप यहाँ पधारे, आपने हमारे साथ अपनी बातें शेयर की। बहुत 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 शुक्रिया। और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी आपके लिए कि आप आए, ये हमारी खुशकिस्मती थी। आपका हमेशा स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू Thank you सो so मच। much. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।